नहीं है और मैं दिखाई दे रहा हूँ। अगर सब एकदम बेहतरीन है तो एक बार जय हिंद दीजिए। जय हिंद के साथ हम शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास। जल्दी से आ जाइए। यार मेरे कैमरे में ये होना चाहिए था ना। तो आज आप इसके मेरे साथ कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसमें क्वेश्चंस भी लगाएंगे, ठीक है। और ये जो क्लास है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपके यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसके कैसे क्वेश्चंस आते हैं? आपके यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बार-बार परेशान करता है। ये बार-बार परेशान क्यों करता है? क्योंकि इसको करने के लिए आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए बहुत अच्छे से। एक तो रीडिंग स्किल्स, जिसके रीडिंग स्किल्स अच्छे होंगे उसके लिए चैप्टर आसान होगा। आपको याद होगा जब ये बैच शुरू हुआ था तब से मैं लगातार आप लोगों से रीडिंग करने कह रहा हूं। पहली क्लास में रीडिंग अच्छी नहीं होती है, ये ऐसा ही है जिसकी स्ट्रेचेस अच्छी नहीं होती है ना, उसकी किक्स भी इतनी बढ़िया नहीं होती है, ठीक है। जिसकी बॉडी के समायोजन बहुत सारे लोगों ने नहीं करी है, जिसने रीडिंग नहीं करी उसको बहुत दिक्कत आने वाली है इस चैप्टर में, ठीक है। दूसरी चीज लर्निंग, प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये तीन चीजों के समायोजन से आपका चैप्टर तैयार होगा। आप देखेंगे मैंने बहुत सारी क्लासेस में 2 3 4 क्लास रखी है। इसमें प्रीपोजिशन मैटर ऑफ मनी, आया मजा? कितनी बार ऐसा भी होता है कि आप प्रीपोजिशन लगाए पड़े होते हैं और प्रीपोजिशन आने ही नहीं होता है, और ये है भाई खूबसूरती प्रीपोजिशन की। तो इन कुछ क्वेश्चंस को आगे ना बढ़िए, इसलिए कहता हूं सीखना बड़ा जरूरी है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? पहला है आई इन्फॉर्म, शी इन्फॉर्म, टू नहीं आएगा। ही आस्क्ड, टू नहीं आएगा। ही एक्सप्लेन्ड, टू आएगा। और यहाँ पे भी टू आएगा। तो पूरा चक्कर है यार, कहीं पे टू आ रहा है कहीं पे टू नहीं आ रहा है। कैसे पता चलेगा मेरे को टू कब आएगा और कब टू नहीं आएगा? तो याद रखो ये कुछ वर्ब्स हैं, दीज वर्ब्स डू नॉट रिस्पांसिबिलिटी कुछ भी मान लो। सर 10th क्लास में इंग्लिश आल्सो टॉट लाइक यू, ही क्लियर्ड ऑल द बेसिक कांसेप्ट नहीं हो सकता। मेरे को स्कूल में रख देंगे, मैं स्कूल सुधार दूंगा पूरा। इनको पता है कट्टरवाद निकल जाएगा स्कूल में, फिर वोट कौन देगा? धर्म के नाम पे राजनीति कैसे होगी? हमारे जैसे कोई टीचर भी स्कूल में नहीं पढ़ाएगा। स्कूल तो बंद हो रहे हैं। आने वाले टाइम में शिक्षा पता नहीं क्या स्तर होगा इंडिया में। सबसे घटिया जगह अगर कोई है ना शिक्षा के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में तो इंडिया है। सबसे घटिया स्तर है यहाँ का। अबाउट नहीं आएगा डिस्कस के साथ, बी इज द करेक्ट आंसर। सीधा सीधा देखो जो लिखा हुआ है वो भी आधी क्लास गलत कर रही है। These are answer of all these questions. इनकी ज़्यादातर क्वेश्चन कॉमन सेंस से होते हैं, कॉमन सेंस से करने ज़्यादातर क्वेश्चन कॉमन सेंस से आते हैं। रूलों से कुछ नहीं होता, कॉमन सेंस से क्वेश्चन कर। मैंने कॉमन सेंस से ज़्यादा सही आ रही है मेरी, कॉमन सेंस से। इसमें मेरे 5वां और 8वां गलत है, बस 5वां ये वाला। इसका राइट आंसर होगा सी, सी सी सी। और 8वीं का राइट आंसर होगा बी। कॉमन सेंस से करो। लगा के उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो यू नीड नॉट वरी अबाउट। तो आइए अब शुरू करते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, फिर आप जानेंगे मेरे साथ न्यू कॉन्सेप्ट्स। इन न्यू कॉन्सेप्ट्स पे लगाएंगे आप क्वेश्चंस काफी सारे। यही प्लान है आज का प्रीपोजिशंस का। देखिए अगर आपको प्रीपोजिशन पे महारत हासिल करनी, अगर रीडिंग बहुत अच्छी नहीं है तो लर्निंग के लिए ऑल क्लासेस बढ़िया से आपको देखना पड़ेगी और प्रैक्टिस के लिए अराउंड 200 प्लस क्वेश्चंस आपको लगाने होंगे। प्रीपोजिशन चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपकी 30% को नहीं पता तो रीडिंग करेंगे तो आप जानेंगे शी इज फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, फ्लावर्स, मूवीज, बुक्स, गेम्स, कुछ भी हो सकता है, पर फॉन्ड ऑफ ऐसे रहेगा। ये फिक्स प्रीपोजिशन है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है पसंद करना, अपने आप को उस चीज में डालना, मजा आना ना, चीज फॉन्ड ऑफ, उसको पसंद है क्लासिकल म्यूजिक, तो फॉन्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल होता है। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई एक्यूज के साथ भी प्रीपोजिशन ऑफ आता है। एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज का मतलब क्या होता है? आरोपी होना किसी चीज का, याद रखिएगा। तो एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, एक्यूज्ड ऑफ एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है हेराफेरी कर देना, ठीक है। तो मर्डर, एम्बेजलमेंट, थेफ्ट या कोई भी क्राइम, एक्यूज्ड ऑफ क्राइम कोई भी, तो आप ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा विक्टिम ऑफ, ये भी याद रखिए। लेकिन अगर एडिक्टेड आता है, कमिटेड आता है, डिवोटेड आता है, अकस्टम्ड आता है, तो इन सभी के साथ आप टीओ टू का इस्तेमाल करते हैं। ये
उसके बाद मैंने आपको 8 यूनिवर्सल रूल में भी पढ़ाई थी, है ना, जहां हमने सीखा था कि एडिक्टेड टू, गिवन टू, टेकन टू, इन सब के साथ जीरंड लगता है। जीरंड क्यों लगता है? क्योंकि भाई ये सारे के सारे ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन इक्विवेलेंट आता है, इसलिए इसके बाद जीरंड आता है। ये बात आपने मेरे साथ 8 यूनिवर्सल रूल में भी पढ़ी। तो कि 80% बच्चों ने सही जवाब दे दिया होगा क्योंकि इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स ये बहुत ही कॉमन है और सभी को आता होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? जी हां, मैं सही कह रहा हूं। 80 सोचा था मैंने, आपका तो स्कोर 90 पहुंच गया। नेक्स्ट, तीनों के लिए याद रखिए, रिस्पांसिबल फॉर, नीड फॉर, डिमांड फॉर, तीनों के साथ एक ही फिक्स प्रीपोजिशन फॉर आती है। द मैनेजर इज रिस्पांसिबल फॉर। तो आंसर मेरा क्यों कर रहे हैं प्यार इसको ऐसे? ठीक है, तो ये क्या हो गया? एनवियस हो गया, एनवियस, जेलस, एनवियस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा एनवियस ऑफ, जेलस ऑफ होता है हमेशा। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन समझ में, डांसिंग कहें, स्विमिंग कहें, प्लेइंग कहें, तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं स्किल होते हैं और इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल होता है ना। जब ये नहीं पता तुम्हें तो याद रखो, इंसिस्ट, परसिस्ट, बेंट ऑन, कीप ऑन। ठीक है, तो इन सब के साथ ऑन का इस्तेमाल होगा और ये ऑन का इस्तेमाल होगा तो किसी चीज का कंटिन्यूएशन दिखाएगा, ये बताएगा किसी चीज में तुम्हारी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, उसकी डिग्री कितनी ज्यादा है। तो इंसिस्टेड, शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू दिल्ली, या फिर ही परसिस्टेड, परसिस्ट, परसिस्ट के साथ इन भी आ जाता है, परसिस्ट ऑन सेइंग दी फॉल्स। तो परसिस्ट के साथ याद रखिएगा कभी-कभी इन भी आ जाता है, ऑन का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, बेंट ऑन, बेंट ऑन का मतलब है लगा हुआ था कि नहीं मेरे को तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बेंट ऑन डूइंग समथिंग, है ना, केप्ट ऑन डूइंग समथिंग, ये केप्ट ऑन डूइंग समथिंग, तो वही करता है। हमने मना करा उसे ये मत कर, बट ही केप्ट ऑन डूइंग रॉन्ग थिंग्स। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ऑन के साथ यूज होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब याद रखिए, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित हो जाना, डिप्राइव्ड ऑफ, लैक ऑफ, डर्थ ऑफ, स्कार्सिटी ऑफ। तो इन सब के साथ ऑफ, ऑफ का मतलब क्या है? कमी, किसी चीज की वंचित हो जाना। ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट्स, वंचित कर दिया उसे उसके हकों से। ठीक है, जब आप सिंपली यूज करते हैं, एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं। जब आप पैसिव करते हैं ना, फॉर्म ऑफ द और थर्ड फॉर्म, शी इज मैरिड, उसकी शादी करी गई है, तो ही इज मैरिड टू अ क्लर्क, ऐसे भी कह सकते हैं, या इज मैरिड टू अ डॉक्टर। तो विद का इस्तेमाल नहीं करें, टू का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, या एट लगा दिया, देखो सीख लो ये। जब आप कहते हैं एंग्री विद, तो ये बेसिकली पर्सन के साथ यूज होता है। ठीक है, या कोई अथॉरिटी है, पुलिस है या कोई डिपार्टमेंट है। जब आप कहते हैं एंग्री एट, तो यू आर ऑलवेज एंग्री एट समथिंग, किसी चीज पे आप गुस्सा है। सो एंग्री विद माय फ्रेंड, ठीक है, एंग्री एट हिज मिसकंडक्ट। ठीक है, और ये क्या लगाया? एंग्री ऑन नहीं होता है, तो ही इज एंग्री विद द स्टूडेंट्स। ठीक है, रिलाई ऑन, तो फिफ्थ का हमने क्या लगाया? सी लगाया, तो फिफ्थ का सी हमें यहाँ मिला और यहाँ नहीं है, वो यहाँ भी नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया ए। अब हम सारे चेक कर लेंगे, आसान था ये तो। ठीक है, या फिर हमें पता है बिलीव इन गॉड, यू मस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव के साथ प्रीपोजिशन आती है इन, ये तो 4 का 1 था, तो 4 का 1 होना चाहिए था, 4 का तो बी दे रखा है इन्होंने, पर और कोई जान नहीं रहा। आओ इसी वाले ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं पूरा अच्छे से। ठीक है, तो 1 का एफ, यू हैव टू apologize for your mistakes, तो apologize के साथ for सही है। abide by laws, abide का मतलब होता है किसी चीज के अकॉर्डिंग चलना। ठीक है, you have to abide by the laws, you have to abide by the constitution, you have to abide by the rules, तो abide के बाद क्या by होता है। ठीक है, तो 1 का F सही है, 2 का D ये भी सही है, listen का 2 ये भी सही है, listen का 2 हो गया ये भी सही है, rely का on ये भी सही है, believe in होता है इसलिए आंसर ये होगा। तो याद रखिए इसका believe in ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। इसमें एक एक्स्ट्रा दे रखा है, वो एक्स्ट्रा कौन सा वाला है? on, C एक्स्ट्रा है, सॉरी C नहीं, ये वाला एक्स्ट्रा है। ठीक है, एक्स्ट्रा इसलिए दिया गया था, एक ऑप्शन ज्यादा ताकि आप कंफ्यूज हो सके। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन थे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन थे, तो ये विद एक्स्ट्रा दिया गया था। इस क्वेश्चन अलग तरह का क्वेश्चन था, पूछा जा सकता है आपके एनडीए एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस उसको ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं जो नया पैटर्न में चीजें पूछी जा रही हैं। तो ये क्वेश्चन इसको डाइड ऑफ, जब भी हम किसी डिसीज की बात करते हैं, ठीक है, डाई के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगती है, डिसीज के साथ ऑफ लगता है, तो डाई से रिलेटेड सारी प्रीपोजिशन आपको नेक्स्ट क्लास में बता दी जाएंगी। अच्छा, दे रीच्ड ऐड नहीं आता, रीच एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ प्रीपोजिशन ऐड नहीं लेता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, दे रीच्ड द स्टेशन, बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब कोई मुआयना हो रहा है, These countries have entered into a peace treaty, मतलब कोई मुआयदा हो रहा है, कोई डील हो रही है, कोई एग्रीमेंट किया गया है कंट्रीज के बीच में, कंपनीज के बीच में, तो इंडिविजुअल्स के बीच में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एंटर के साथ इनटू का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जब एंटर का मतलब किसी चीज में घुसने की बात आ रही है, तो आप उस केस में एंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। ये बात आपको लास्ट क्लास में बताई गई। पिक द करेक्ट सेंटेंस। तो क्वेश्चन कहता है शी डिमांडेड फॉर एन एक्सप्लेनेशन, तो मैंने आपको बताया था वी हैव अ डिमांड, डिमांड ऑफ, डिमांड फॉर का हम इस्तेमाल करते हैं। पर जब हम डिमांड के साथ फॉर लगाते हैं तो आप देखेंगे डिमांड नाउन होता है, और ऑमिशन में मैंने आपको बताया था कि डिमांड एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन नहीं लगता। तो नाउन है तो नीड फॉर, डिमांड फॉर, ये तो आप लगा सकते हैं, लेकिन जब आप कह रहे हैं डिमांडेड तो ये वर्ब है, वर्ब के साथ डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द मैनेजर, तो डिमांडेड टू भी नहीं होगा, डिमांडेड फ्रॉम भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा? बी, ये वर्ब है, वर्ब के साथ ही तो नाउन है तो नीड फॉर, डिमांड फॉर, ये तो आप लगा सकते हैं, लेकिन जब आप कह रहे हैं डिमांडेड तो ये वर्ब है, वर्ब के साथ ही डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द मैनेजर, तो डिमांडेड टू भी नहीं होगा, डिमांडेड फ्रॉम भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा? बी। टेंसेस और एडवर्ब दोनों की क्लास में मैंने आपको बताया है कि लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, रिसेंटली, तो रिसेंटली वाले तो दोनों गलत हो जाएंगे, और अराइव के साथ ऐड नहीं आता है अगर आप होम की बात करें। सो ही अराइव्ड होम क्वाइट लेट एट नाइट, बिल्कुल सही है। ठीक है, सारे प्रीपोजिशन सही लगे हैं डी वाले। ये हम
हो ना, ये निशान पढ़ लेते हो यार, एटीट्यूड रखते हो खराब है, आपको दिन भर से इनसे दबोगे मैं बूढ़ा बूढ़ा पूरा सीधा खड़े नहीं हो पा रहा है, हाथ में लट है सिर्फ, है ना, वो भी लट किसी को करने के लिए नहीं है, खुद को सहारा देने के लिए लट है, बगल में गीता दबी हुई है और अंग्रेज कांप रहे हैं थर 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 थर। एक ही आदमी था, ये मैं नहीं कह रहा, भगत सिंह ने बोली है वाली बात। भगत सिंह ने बोला है जब भगत सिंह को बंद कर दिया था जेल में और फांसी की सजा सुना दी थी, तो भगत सिंह ने कहा था सिर्फ एक ही आदमी है जो देश को आजाद करा सकता है, वो गांधी। भला से उनके बीच में क्लैशेस था आइडियोलॉजी को लेके, वो कहते थे नहीं ऐसे आजाद करना चाहिए, गांधी जी कहते थे नहीं ऐसे नहीं ऐसे आजाद करना चाहिए, तरीका दोनों अलग ले रहे थे। इट्स लाइक जैसे कि सहवाग खेलता था, द्रविड़ खेलता था, आराम से, दोनों का अपना तरीका था, पर दोनों खेलते देश के लिए थे, ठीक है। तो वो क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी था, इस चीज को लेकर, इस काम को कैसे किया जाएगा, इस काम को कभी गांधी जी को भगत सिंह ने नहीं कहा चोर है, या गांधी जी ने भगत सिंह को कहा कि नहीं आदमी ठीक नहीं है, ऐसा नहीं था, वो तो बाद में राजनीति करने के लोगों ने बहुत कुछ कर दिया, ठीक है। खैर बात अलग है, यहाँ पे मेरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, पॉइंट यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है कि ये सभी तो एटीट्यूड मत रखा करो यार, कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है बोलने दो ना यार, तुमसे इसकी शक्ल नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है, तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं है, पता नहीं उसका सिलेक्शन भी होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है, दिल बड़ा रखिए और ज़हन खुला रखिए ना, मैच्योरिटी की पहचान होती है। प्रीपोजिशंस यूज्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेस तो कौन-कौन से हो सकते हैं, ऑफ द रोड, स्ट्रीट, ऐसा कुछ है ना, तो आप यूज करते हैं, इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, हॉल, ऐसे कुछ ना, बंद जगह है, एनक्लोज जगह है ना, तो उस जगह पे आप एट इन का इस्तेमाल करते हैं, ये बात याद रखिए। तो इन का इस्तेमाल कब करेंगे, जब किसी रूम के कोने की बात हो रही है, कमरे के कोने में, ठीक है। और एट का इस्तेमाल कब करेंगे, जब कोई बड़ी जगह है उसमें, जैसे स्ट्रीट हो गई, रोड हो गया, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ज्यादातर ने सही लगाया था। पुलिस स्टेशन, बस ऐसे। हाँ भाई, ये क्वेश्चन बढ़िया होगा इसमें, क्योंकि मजा आएगा सही वाला। भाई ना ये पटकी देखो, फार्म है ना, फार्म हाउस हुआ, तो अगर आप बात कर रहे हैं किसी फार्म हाउस की, रेंच की, तो अंग्रेजी से ऐसे कंसिडर करती है कि ये बेसिकली एक एरिया ऑफ लैंड है, खुली जगह है, तो इसके साथ आप क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो दे लिव ऑन अ फार्म इन द कंट्री साइड, याद रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फार्म के साथ आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं, पटकी देखिए आपको वाली चीज सिखाई है, अलग से सिखाई है, इसको याद रखिए। वैसे आप हर चीज के लिए इन का इस्तेमाल करते हैं, रीजन भी दिया क्योंकि आप वो खुला होता है लैंड, फार्म, उसमें बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स नहीं बनी होती, रूम्स नहीं बने होते, इसलिए ऑन द फार्म, ऑन द रेंच, रेंच भी एक तरह का फार्म हाउस ही होता है, ठीक है भाई। इसके साथ आइलैंड के साथ, कोस्ट के साथ भी याद रखेंगे, सी कोस्ट होता है, तो शी वाज ऑन एन आइलैंड ना, तो द क्राइम हैपेंड ऑन एन आइलैंड, इन एन आइलैंड, तो आइलैंड के साथ, कोस्ट के साथ, फार्म हाउस, रेंच, एक जैसे ना, खुले खुले बड़े बड़े मैदान, ठीक है। तो आप इस सेंस में ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अब ये वाला तो आसान है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये सीलिंग के साथ ऐड भी आ सकता है, ऑन भी आ सकता है, इन भी आ सकता है, जैसे देयर इज अ होल, देयर इज अ क्रैक ना, ऐसा कुछ भी है, होल है, क्रैक है, या कोई डिफेक्ट की बात हो रही है, तो आप इन बोलेंगे, इन द सीलिंग। तो सीलिंग के अंदर कोई होल था, मतलब उस जो सीलिंग है उसी के अंदर की बात कर रहे हैं, उसी के अंदर की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर होल था, डिफेक्ट था, कोई क्रैक था, ऐसे करके। अच्छा, ऐड का इस्तेमाल करेंगे, शी पॉइंटेड एट द सीलिंग, या फिर शी वाज लुकिंग एट द सीलिंग, सही है। इस सेंस में जब आप किसी चीज पे पॉइंट कर रहे हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उसकी लोकेशन बता रहे हैं, सीलिंग की बेसिकली, क्योंकि एट हमें लोकेशन बताता है, तो हम उसकी लोकेशन के संदर्भ में बात कर रहे हैं, एट द सीलिंग, ठीक है। अच्छा, अब आता है ऑन, ऑन का इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज सीलिंग के सरफेस में फिक्स है, या ऐसा कुछ, जैसे लाइट फिक्चर्स वाज ऑन द सीलिंग, जो लाइट्स थी ना वो सीलिंग पर लगी हुई थी, जो सीलिंग थी उसके ऊपर लाइट लगी हुई थी, है ना। तो ऑन द सीलिंग का क्या मतलब हो जाएगा, मतलब कोई ऐसी चीज जो सेटिंग है या अटैच है उसकी सरफेस से, अटैच है उसकी सरफेस, तो उस सेंस में आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑन बहुत रेयर हो जाता है, यूजुअली अगर हम सीलिंग के संदर्भ में बात करते हैं तो इनका इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है। आंसर सी हो जाएगा, तीनों बता दिया मैंने आपको। माउस रैन इन द कबर्ड एंड डिसअपीयर्ड, तो द माउस रैन, बाहर से अंदर भागा, वो कबर्ड के अंदर कहां से आया, बाहर से आया, तो आप इनटू का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने अंडर द कबर्ड, तो अंडर द कबर्ड भी हो सकता था, बट बहुत रेयर है कि कबर्ड के नीचे तो वो भागता ही है, ठीक है, वो तो हर चीज के नीचे ही रहता है बेसिकली, टेबल होगी तो भी उसके नीचे अंडर, चेयर होगी तो भी उसके नीचे, तो माउस के संदर्भ में बात करें तो कबर्ड आया तो उसका मतलब कबर्ड के अंदर घुसा था, है ना, ये मोस्ट जनरल होगा। नहीं, उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने अंडर लगाया, तो आप मोस्ट जनरल प्रीपोजिशन लगाया करिए, क्योंकि मैंने देखा ना सीलिंग के साथ ऐड भी सही हो रहा है, इन भी सही हो रहा है, ऑन भी सही हो रहा है, तो मोस्ट जनरल क्या है जिस संदर्भ में बात हो रही है, इसलिए प्रीपोजिशन डिफिकल्ट हो जाते हैं। आपके कॉमन सेंस होती है हैंग, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैंग्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है हैंग्ड, है ना, ये होता है यहाँ पे यूज, टू बी हैंग्ड टिल डेथ, किसी को फांसी की सजा सुनाने के लिए आता है, किसी को लटकाने के लिए आता है, मार देने के लिए, हैंग। लेकिन जब आप कहते हैं हैंग, इसकी सेकंड फॉर्म हंग, थर्ड फॉर्म हंग, इसका मतलब होता है डैंगलिंग, डैंगल, किसी चीज को लटकाना, डैंगल करना, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है द लैम्प इज हैंगिंग ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर लटक रहा है, ये हो सकता है। हैंग्ड ये वाला यूज कर लिया भाई, इसलिए गलत हो गया, द लैम्प हैंग्स, लैम्प लटक रहा है, ओवर ऑन, दो प्रीपोजिशन गलत है, ओवर ऑन, द लैम्प इज हैंग हो नहीं सकता, इसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो ये ग्रामेटिकली ही गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें सारी चीजें एक साथ पूछी गई हैं, ठीक है। तो देयर इज अ पेन, तो पहली बात तो देयर इज पेन, अंडर यहाँ पे आर्टिकल मिसिंग है, तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन एनडीए में आते हैं। ये क्वेश्चन है, बच्चा मेरे से पूछता है सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, मैंने तेरे को प्रीपोजिशन पढ़ा भी दिया, तब भी तू ये नहीं कर पाएगा क्योंकि आर्टिकल भी है, तो इंपॉर्टेंट सब कुछ है जब हम एनडीए की बात करते हैं। देयर इज अ पेन, देयर इज यहाँ पे आर्टिकल मिसिंग है, तो ये भी गलत हो गया। देयर इज अ पेन बिल्कुल सही है, अंडर द टेबल बिल्कुल सही है, तो यही बस सही था, बाकी सारे गलत है। देयर इज अ पेन बिलो नोटबुक वैसे भी गलत है, लेवल थोड़ी बता रहे हो नोटबुक का।
He stood in the door, डोर के अंदर थोड़ी स्टूड हो जाएगी, she stood at the door waiting for me. ठीक है, she stood और क्या लगाया आपने 21% ने she stood, he stand हो सकता है, या तो stands बोलोगे या stood बोलोगे, ग्रामेटिकली गलत होगी तो हो ही नहीं सकता था, ठीक है। तो आंसर हो गया बी। बीन के साथ अरे डूइंग कैसे होगा, हैव बीन डूइंग योगा, अच्छा सही तो है। फॉर एन आवर पीरियड ऑफ टाइम मेंशन्ड है तो फॉर लगाएंगे। फॉर एन आवर पीरियड ऑफ टाइम मेंशन्ड है तो फॉर एन आवर पीरियड ऑफ टाइम मेंशन्ड है तो फॉर लगाएंगे। इंटरेस्टेड के साथ प्रीपोजिशन इन आती है, इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग। इंटरेस्टेड के साथ प्रीपोजिशन इन आती है, इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग, और जॉइनिंग नहीं होगा। द कंपनी विल प्रोवाइड ट्रेनिंग टू हेल्प एम्प्लॉइज अडैप्ट टू, अडैप्ट के साथ प्रीपोजिशन टू आती है। द मैनेजर वाज चार्ज के साथ प्रीपोजिशन विद आती है, फिक्स प्रीपोजिशन याद रखिए, चार्ज विद मदर, चार्ज विद दिस, चार्ज विद दैट, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अतुल हैबिट ऑफ एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आती भाई, जिरंड आता है, डिलेइंग, ये इसकी करेक्ट आंसर, पहली क्लास में पढ़ाया था। ही इज गिल्टी ऑफ क्राइम, गिल्टी ऑफ मर्डर, गिल्टी ऑफ चीटिंग समवन। आफ्टर लॉन्ग ट्रैक थ्रू द फॉरेस्ट, आफ्टर लॉन्ग ट्रैक थ्रू द फॉरेस्ट वी अराइव्ड टू द कैंप, वी अराइव्ड एट द कैंप, लोकेशन बता रहे हैं। आई ऑर्डर्ड एन ऑनलाइन गिफ्ट फॉर माय फ्रेंड ऑन हर बर्थडे, तो डेज के लिए आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ऑन का इस्तेमाल करते हैं। आई नो शी इज मच सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, इन सब के साथ टीओ2 आता है, पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको। द एम्प्लॉइज वाज फायर्ड फॉर, किस चीज के लिए, रीजन बता रहा है, किस चीज के लिए हुआ है, फॉर बेसिकली रीजन बताता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जहां आपने लास्ट क्लास आप मेरे को बता सकते हैं क्या टुडे, टुमारो, नेक्स्ट डे, आई रीच देयर, फिर से मैंने आपको लास्ट नाइट, देन द आंसर इज गोइंग टू बी डी, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑप्शन में कराया था, ठीक है, किस तरीके से आप इसे यूज करते हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, किस तरीके से आप, बट अगर मैं यहां से अभी हटा दूं, ठीक है, किस तरीके से आप इसे यूज करते हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये इससे कोई मतलब नहीं होता मेरे को क्या जाना है, स्मेल कमिंग फ्रॉम मैंने आपको पहले भी बताया था कि सोर्स बताता है, सोर्स कहां से, फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं जब आप कंपैरिजन करते हैं, काफी गहराई में पड़ी है। कनेक्टेड फ्रॉम, अब देखो आज ही कराया, फ्रॉम के साथ टीओ2 आता है, फ्रॉम के नेक्स्ट प्रीपोजिशन सीखे, ठीक, पोजीशन क्वेश्चंस कराएं, तो एक दोनों से आप क्वेश्चंस लगा दीजिए वाला है, तो मैं आपको एक नया शेड्यूल दूंगा, लेकिन एक बात याद रखिए यार, वो नया शेड्यूल सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए, निकल के दो छापा मार देना उसके, ये तो नेचुरल है, ये नेगेटिविटी है, तो नेगेटिविटी नेचुरल होती है, समझ रहे हो, हम लड़ने के लिए तैयार होते हैं, फोड़ दोगे उसको क्यों, तो उसको नाम नेगेटिव दिया गया है, हम या फिर पापा उसको बताते हैं नेगेटिवली ही पैदा होता है, पढ़ते रहिए। देखो नेगेटिव एनर्जी इग्नोर नहीं कर सकते, एक बात याद रखो कि हमें पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करना पड़ती है, हम नेगेटिवली पैदा होते हैं, इंसान जो है वो नेगेटिवली ही पैदा होता है, हमारी मम्मी है इसके बाद नेचुरली उनकी तरफ, वी आर नेचुरली नेगेटिव पीपल, हम नेगेटिविटी को प्रैक्टिस करते रहेंगे, नेगेटिविटी उतनी कम होती रहेगी। नेगेटिविटी बेसिकली है क्या, नेगेटिविटी इज एब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी, तो तुम्हारी जिंदगी में पॉजिटिव कुछ नहीं है, इसलिए सारा नेगेटिव, और नेगेटिव तुम्हें कहीं बाहर से नहीं लेके आना, नेगेटिव तुम हो ऑलरेडी हो, वी ऑल आर, है ना। अगर देखो कोई तुमसे है कमजोर है, रिश्ते वाला है, कुछ नहीं, ठीक है, अब पॉजिटिविटी कैसे प्रैक्टिस करनी, नहीं यार कमजोर आदमी क्या प्रैक्टिस करना पड़ता है, गाड़ी से निकल के दो झापा मार के ऊपर, बच्चों को बड़े प्यार से बोलते हैं, हां यूट्यूब पे देखो बच्चा, भाई तो मैं तो बहुत सॉफ्ट हूं तुम्हारे साथ, बस सिंपल सी बात है, पता निकल जाएगा, चल जाएगा नहीं तो नहीं निकलेगा, इसलिए मरेगा। हम बताएंगे कि कौन इस लायक है जो देश के लिए मरेगा, वो जो पहले रिटन क्वालीफाई करेगा, वो नहीं लेते, मैथ करते जबरदस्त, बस सिंपल सी बात है। तो कुछ नहीं है, इसलिए सारा नेगेटिव। तो हमारे पास प्रपोजिशन 1, प्रपोजिशन पार्ट 2, 3, 4 तक हमने कर लिया है, ठीक है, और मुझे उम्मीद है इन चारों की आपने डीपीपी लगा दी होगी अभी तक। ये जो फाउंडेशन बैच होता है ना, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसमें सबसे बड़ी डीपीपी लगा दी होगी अभी तक। ये जो फाउंडेशन बैच होता है ना, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास कोर्स काफी लंबा चलता है, हल्के 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 थोड़ा 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 करके पढ़ाया जाता है। फास्ट ट्रैक बैच तो होता नहीं है, बहुत थोड़ा 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 करके पढ़ाया जाता है। तो स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम आती है, वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते और उनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है और उनका बैकलॉग आ जाता है, बैकलॉग आ जाता है, अल्टीमेटली उनका ये फाउंडेशन बैच लेना ही बेकार हो जाता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान आप चाह के भी वापसी नहीं कर पाते और अल्टीमेटली आपको फिर से एक नया बैच खरीदना पड़ता है। तो मैं आपको ये बिल्कुल ही कड़वा सच बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कुछ बढ़िया करना, अगर आप चाहते हैं अच्छे से तैयारी करना, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि देयर शुड बी नो बैकलॉग। वो सारे बच्चे जिनका बैकलॉग चल रहा है वो ऑलरेडी पीछे हो चुके हैं, ठीक है। तो अब ये बहुत बात की बात है, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो बहुत पीछे हो, सिलेक्शन तो बहुत आगे की बात है, ठीक है। बैकलॉग वालों का कोई सिलेक्शन कोई कुछ नहीं होता है, जब बैकलॉग नहीं होगा तब तुम उस कैटेगरी में आओगे जहां सिलेक्शन अब लेने लायक हुए, ठीक है। तो आज हमारी लास्ट क्लास है प्रीपोजिशंस पे, बताता हूं कि मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ाया। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमने शुरू किया था ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन से, जिसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई कि ऐसी वर्ब्स जिनके साथ प्रीपोजिशन यूज ही नहीं होता, ऐसी वर्ब्स जिनके बाद टू आता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट कोई पर्सन हो ना, या फिर कुछ ऐसी वर्ब्स जिनके बाद टू ही नहीं आता है, कुछ ऐसी वर्ब्स जिनके बाद टू आता है, अगर वर्ब है तो आएगा, ऑब्जेक्ट है तो नहीं आएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको ओमिशन में सिखाई, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह का ओमिशन मैंने अपने करियर में। अभी क्या ना, माँ बाप पेपर तुम्हें एकदम औकात दिखाएगा, वही औकात लेके तुम घर आओगे, है ना। पापा तुम्हारे बोलेंगे अबे बेटा साबुन की शक्ल में बेटा तू तो निकला केवल झाग, ठीक है। जिस मम्मी से तुम्हें सपोर्ट की उम्मीद थी, मम्मी भी यही कहेंगी बेटा वो तो क्या कर सकते हैं, ट्राई किया नहीं हुआ, छोड़ बेटा,
भैया भाभी कोई साथ नहीं देगा, हर आदमी को तुम बोझ लग रहे होगे, तुम भी खा रहे होगे, घर वालों को खल रही होगी वो, ठीक है, ये सबके साथ इससे मतलब नहीं तुम्हारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं और कितने बेकार हैं, इससे मतलब नहीं है, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा, तब तुम्हें ना कोई दिखाई देगा, ना तुम्हें सर की हालात दिखाई देंगी, ठीक है, ना तुम्हें सर की जिंदगी से कोई मतलब होगा, तुम्हें सिर्फ अपनी जिंदगी से मतलब होगा, तुम्हें ये होगा कि यार मैं प्रपोजिशन कैसे सीख लूं, ठीक है, जो तुम्हें नहीं आता वो तुम कैसे सीख लो, वो भूख तुम्हारी बन जाएगी, वो जिनकी बन जाएगी वो 3-4 बार में सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिनकी भूख ही नहीं बनती है वाली कभी वो कभी भी सेलेक्ट नहीं होता है, क्योंकि क्या करें एग्जाम ही ऐसा है ना, तुम जानते हो लाखों बच्चा बैठता है, उसमें से हजारों सेलेक्ट होता है, किसमें आपका 50,000 के आसपास आपका रिटर्न में सेलेक्ट होता है, उसमें से तुम्हारे सारे बाहर हो जाते हैं, मुश्किल से 1,000 बच्चे 2,000 बच्चे वो रोकते हैं एसएसबी के लिए, तो 5,000 10,000 मान लो एसएसबी के लिए, तो ये इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है, तो मानो ना मानो कोई बात नहीं है, तुम्हारे मुंह पे झापड़ पड़ेंगे घर वालों के वक्त के, जिनको कोई नहीं सिखा सकता, जिनको कोई नहीं समझा सकता, उनको वक्त समझाता है, तो देखो अभी हालात तुम्हारे ये हैं अंग्रेजी में कि पूरी क्लास में 7% बच्चे हैं जो किसी से टाइम भी पूछ सकते हैं अंग्रेजी में, है ना, हालात ये हैं तुम्हारे, क्योंकि मुझे पता है ये कब होता है जब आपकी जो रीडिंग स्किल्स होते हैं वो जीरो है, मुझे पता है इस क्लास में सबसे पहले मैंने रीडिंग बताया था, लेकिन आपकी क्लास में कोई रीडिंग नहीं करता, मत करो भाई, रीडिंग तो आपकी जीरो होती है, आज के जो क्वेश्चन हैं ये सारे रीडिंग बेस्ड है, तो जितना मैं पढ़ा चुका था ना वो मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, अब आज का जितना भी कॉन्सेप्ट है ये सारा रीडिंग बेस्ड है, ठीक है, आज के जितने भी क्वेश्चन है उसमें से लगभग मान के चलो 70% तो है सारे के सारे रीडिंग बेस्ड, ठीक है, वो तुमसे नहीं बनने वाले हैं, वो सीधी सी बात है, हाँ, वो तुम तभी कर पाओगे जब तुमने रीडिंग करी होगी या रीडिंग करते होगे। द स्ट्रेंजर आस्क्ड व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आप यूज करेंगे तो बाय लगाइए यहाँ, ठीक है, बाय क्यों लगाते हैं यहाँ पे, बाय अकॉर्डिंग वाला सेंस देता है, व्हाट इज द टाइम अकॉर्डिंग टू योर वॉच, ये कहना चाह रहा है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम अकॉर्डिंग टू योर वॉच, ठीक है, तो डी ही आता है, हमेशा याद रखिए, क्योंकि घड़ी के अंदर समय नहीं होता, है ना, ऐसे याद रखिएगा इसको कि घड़ी के अंदर समय नहीं होता, घड़ी के ऊपर समय नहीं होता, घड़ी पे समय नहीं होता, इट हैज टू बी व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम अकॉर्डिंग टू योर वॉच, ये हमेशा याद रखना, बाय का मतलब क्या है, बाय का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू, whosoever break the rules is liable to fine, ये फिक्स preposition है, liable के बाद to आता है, ठीक है, he is liable to fine, you are liable to pay the compensation, है ना, liable to fine, फाइन लगेगा, लाइबल फॉर फाइन नहीं हो सकता, ऑन नहीं हो सकता, ऐड नहीं हो सकता, सिर्फ यहाँ पे एक ही आ सकता है, लाइबल टू फाइन, महात्मा गांधी वाज बॉर्न टू, अब यहाँ पे सिर्फ 2 सही थे और बाकी सही नहीं थे, ठीक है, तो तुक्के लगा रहे तो कोई फायदा नहीं है, इसमें डाउट भी क्या ही आएगा तुम्हारा, ठीक है, महात्मा गांधी वाज बॉर्न टू, अब देखो कभी अगर तुमने थोड़ा बहुत रीडिंग करी हो तो तुमने बॉर्न टू जरूर पढ़ा होता, ठीक है, ही वाज बॉर्न टू पुअर पेरेंट्स, अब यहाँ पे टू भी ठीक है और ऑन भी ठीक है, दोनों ठीक है, बस ये ऑफ जो है ना आर्कियाक है, ओल्ड है, लिटरेरी है, लिटरेचर वगैरह में तुम्हें बहुत कॉमनली ये देखने को मिल सकता है ऑफ, लेकिन जब हम टीओ टू इस्तेमाल करते हैं तो ये थोड़ा फॉर्मल है ना, मॉडर्न इंग्लिश में यूज हो जाता है और कॉमन है, ठीक है, तो अगर आप कहते हैं बॉर्न इन तो यहाँ पे आप प्लेस लगाते हैं, बॉर्न इन गुजरात, अब ये ठीक है, तो प्लेस के लिए आप इन लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेस के साथ तो आप इन नहीं लगाएंगे और यहाँ पे आप इन नहीं लगाएंगे, ठीक है, अच्छा बॉर्न फ्रॉम अगर आप कहेंगे तो एक प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक है, जैसे वो था ना वो सती जी का जन्म वो आग में से निकली थी या कोई अलग तरीके से पैदा हुआ है, नेचुरल नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए हम बॉर्न फ्रॉम, ही इज बॉर्न फ्रॉम फायर, शी वाज बॉर्न फ्रॉम वाटर, ऐसा कुछ है तो आप कुछ प्रोसेस के लिए बोल सकते हैं फ्रॉम, सो उसके भाई पानी में से निकली, आग में से निकली, उस सेंस में आप फ्रॉम यूज कर सकते हैं, ये दोनों बिल्कुल सही है, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते थे, और अगर दोनों आ जाए एग्जाम में और एक पिक करना हो तो आप हमेशा टू का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मल है, मॉडर्न इंग्लिश में यूज होता है, सबसे ज्यादा कॉमन है, सो महात्मा गांधी वाज बॉर्न टू करमचंद गांधी एंड पुतली बाई, सो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओ एफ ऑफ आर की है ओल्ड है और लिटरेरी है, तो इसको आपको यूज नहीं करना है, अवॉइड करना है, अगर कोई और ऑप्शन नहीं होगा, मान लीजिए यहाँ पे टू नहीं था तो आप इसमें ऑफ यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, तो अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं कुछ पुराना पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको ऑफ देखने को मिलेगा, अगर आप अभी आजकल के नॉवेल्स मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हैं कहीं देखते हैं तो आपको टू देखने को मिलेगा, फ्रॉम to his son's fault, who is blind in an eye. अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जब आपने कहा रमन इज ब्लाइंड, जब आपको किसी की गलतियां नहीं दिखती हैं, जैसे she is blind to her mistakes, इसका मतलब क्या हुआ कि उसे अपनी गलतियां नहीं दिखती, she is blind to her mistakes, उसे अपनी गलतियां नहीं दिखती हैं, blind to, ठीक है, और जब आप कहते हो he is blind in an eye, या फिर the soldier was blind in one eye, तो मतलब एक आंख से अंधा होना, एक आंख में अंधापन होना, ठीक है, तो ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे दिखती है कि एक आंख में अंधापन होना, तो यहाँ पे कह रहा है रमन इज ब्लाइंड टू, रमन जो है वो अंधा है, रमन इज ब्लाइंड टू हिज सन्स फॉल्ट, अपने लड़के की अपनी बच्चे की गलतियों को के लिए रमन ब्लाइंड गलती नहीं दिखती, कोई भी उसे उसके बच्चे की गलती दिखाता है तो कहता नहीं मेरे बच्चे में कोई गलती नहीं है, हु इज ब्लाइंड इन एन आई, जो एक आंख से अंधा है, ठीक है, इसका बच्चा जो है एक आंख से अंधा भी है, तो एक आंख में उसके अंधापन है और रमन उसके फॉल्ट्स उसकी मिस्टेक्स को लेकर अंधा है, और इस तरीके से ये यूज होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, और कुछ नहीं आ सकता, ब्लाइंड फॉर नहीं हो सकता, ठीक है, ब्लाइंड इन नहीं हो सकता, ब्लाइंड इन हिज सन्स फॉल्ट नहीं हो सकता, ब्लाइंड फॉर नहीं हो सकता, तो मतलब गुस्से से पागल हो जाना, कहते हैं गुस्से से पागल हो गया, है ना, या फिर शौक से पागल हो गया, या फिर कुछ ऐसा हुआ, कोई इमोशन आप बताना चाह रहे हैं, तो जैसे शी गॉट ब्लाइंड विद हेट्रेड, उसे इतनी नफरत थी कि वो पागल हो गई, जैसे पीपल इन इंडिया आर ब्लाइंड विद कम्युनल हेट्रेड, ना, तो आपस में हिंदू मुस्लिम को लेकर कम्युनल हेट्रेड इतनी ज्यादा कि लोग उसमें पागल हो गए, ठीक है, ब्लाइंड विद हेट्रेड या ब्लाइंड विद जेलेसी, इसी तरीके से ब्लाइंड विद रेज, रेज का मतलब होता है एंगर, ठीक है, इंडिग्नेशन भी बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी, तो भाई हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहीं से फंसेंगे एग्जाम में क्वेश्चन, सारे रीडिंग बेस्ड हैं।
तो आंसर हो जाएगा इसका ये कैसे, ही इज क्वाइट प्रोफिशिएंट। तो प्रोफिशिएंट का मतलब होता है स्किलफुल, ठीक है, ये क्या होता है, प्रोफिशिएंट का मतलब हो जाता है क्या, स्किलफुल। ही इज क्वाइट प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में, बट ही इज वीक इन मैथमेटिक्स। अब आपने सुना होगा ही इज गुड एट इंग्लिश, तो आप सोच रहे होंगे अगर कोई गुड एट इंग्लिश है ना, तो वीक एट इंग्लिश होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होगा। गुड एट इंग्लिश बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आप इसका एक स्किल बता रहे हैं, इंग्लिश बोलना करना एक स्किल होता है। तो जब भी आप किसी स्किल में अच्छे होते हैं तो उसके साथ आप एट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही इज गुड एट मेकिंग एक्सक्यूजेस, इसके लिए है ना, शी इज गुड एट मैथमेटिक्स, ये किसके है, तो आप गुड के साथ एट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जब आप कहते हैं प्रोफिशिएंट, तो प्रोफिशिएंट होता है निपुण, तो उसके साथ आप इन ही यूज करते हैं, प्रोफिशिएंट इन मैथ्स, इंग्लिश, फ्रेंच, कुछ भी लिखना चाह रहे हैं तो प्रोफिशिएंट के साथ आप इन ही यूज करते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं वीक, तो वीक इन जो होता है ना, ये सेंस देता है डेफिशिएंसी का, डेफिशिएंट इन मैथमेटिक्स, इंग्लिश, या कुछ भी आप लिखना चाहते हैं। तो जब आप वीक इन लिखते हैं तो वीक इन का मतलब अंग्रेजी में लैक इन होता है ना, डिफिशिएंट इन, डिफिशिएंट या फिर लैक, और डिफिशिएंट और लैक के साथ आप प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वीक के साथ भी आप इनका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही इज क्वाइट प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश बट वीक इन मैथमेटिक्स। तो आंसर आपका बनेगा, इसका मतलब आंसर इज सी। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपने कैसे किया, इंसिस्टेड के साथ, तो इंसिस्टेड के साथ तो आप ऑन लगाते हैं, इंसिस्ट का मतलब है किसी चीज पे जोर देते जाना, जोर देते जाना, जोर देते जाना, ठीक है। तो द विलेजर्स वर इंडिग्नेंट, तो इंडिग्नेंट का मतलब अभी मैंने पीछे आपको बताया था एंग्री, तो एंग्री एट, वी आर ऑलवेज एंग्री एट समथिंग, बट एंग्री विद समवन होता है। सो एंग्री एट समथिंग, एंग्री विद समवन। इंसिस्टेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑन ही आता है, तो इंडिग्नेंट ऑन नहीं हो सकता था, एट था, परसिस्टेंट इन नहीं हो सकता था, इज परसिस्टेंट इन देयर राइट्स, ऑन देयर राइट्स, मतलब परसिस्टेंट का मतलब है वो लगे रहे, इस बात को कहते कि हाँ कि भाई परसिस्टेंट ऑन देयर राइट्स, मतलब कि हमारी भी कुछ हक है, हमारी भी कुछ राइट्स है, ये बात वो कह रहे थे, तो इट शुड बी ऑन राइट, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी रीडिंग बेस था, ठीक है। तो द प्रिंसिपल प्रिसाइडेड ओवर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कंट्रोल करना, कि भाई प्रिंसिपल को इंचार्ज बनाया था किसी चीज का इंचार्ज होना, इस तरीके से इंचार्ज होना कि भाई आप ही उस चीज को कंट्रोल करोगे, कोई गुस्से में बोलेगा या डिसीजन से जो होंगे वो आप लोगे, सब लोग एडवाइस दे रहे होंगे, प्रिंसिपल साहब जो होंगे वो क्या करेंगे, वो मीटिंग को कंट्रोल कर रहे होंगे, डिसीजन ले रहे होंगे, बता रहे होंगे किसकी एडवाइस सही है। तो प्रिंसिपल प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग, तो प्रिंसिपल थे वो प्रिसाइड किया उन्होंने कहां पे, ओवर द मीटिंग, व्हाइल द वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने प्रिसाइड किया, प्रिसाइडेड एट द कल्चरल प्रोग्राम। एट यहाँ पे किस लिए आता है, ऑफिशिएट करने के लिए, है ना, ऑफिशिएट कर रहे थे यहाँ पे, ऑफिशिएट का मतलब एग्जीक्यूट कर रहे थे, चलवा रहे थे, काम करवा रहे थे। तो प्रिंसिपल साहब जो थे वो तो मीटिंग के हेड बने हुए थे, कंट्रोल कर रहे थे पूरी मीटिंग को, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने प्रिसाइडेड एट द कल्चरल प्रोग्राम, इसका मतलब क्या है, एड का ऑफिशिएट कर रहे थे, एग्जीक्यूट करा रहे थे, चलवा रहे थे ना, कि भाई ये काम करो, कल्चर प्रोग्राम चलो भाई, पहले डांस वाले प्रोग्राम रख दो, उसके बाद आर्ट वाले प्रोग्राम रख दो, ठीक है, बच्चों का प्ले लास्ट में रख दो, ठीक है, सबसे पहले नेशनल एंथम रख दो। तो ये सारी चीजें क्या थी कल्चर प्रोग्राम में, इसका मतलब है प्रिसाइड एट। तो प्रिसाइड एट का मतलब क्या हो जाएगा, क्या वाला सेंस देगा कि उस चीज को कैसे चलाना था, प्रिसाइड ओवर का मतलब है कि कंट्रोल कैसे करना था, दोनों अलग अलग, ऑन अपॉन विद सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए थे, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ज़रा आज को आई पेड ₹200 फॉर दिस बुक, मैंने कितना पे किया, 200 पे किया इस किताब के लिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर, और कुछ नहीं आना था, ये टू ऑफ कुछ नहीं आना था, लोगे तो मैं कर दी, जो आप कर लेते हैं ना वो आपको आ जाता है, रीडिंग वेस्ट रह जाते हैं, इसलिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कराए हैं वो दोबारा करोगे तो कर ही दोगे, तुमने कर दिया, ठीक है। वो डी वाला था बाय द डे, ही वाज अक्यूज्ड, ही वाज चार्ज्ड विद द मर्डर, ठीक है, चार्ज्ड विद द मर्डर, बस यही सही है। अक्यूज के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आती है, ये बात याद रखिए, ये कैसी प्रीपोजिशन है, फिक्स्ड है। सो अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ही हैज बीन अ विक्टिम, तो विक्टिम ऑफ फ्रॉड, विक्टिम ऑफ रेप, विक्टिम ऑफ कोई भी क्राइम, एनी क्राइम आप लिखेंगे तो विक्टिम ऑफ मतलब पीड़ित है उस चीज से, उसका पीड़ित है, ही हैज बीन अ विक्टिम ऑफ, विक्टिम रहा है फ्रॉड का, क्राइम का, ना किसी भी चीज का, अटैक का। ही वाज एक्विटेड, एक्विटेड के साथ भी आप ऑफ लगाते हैं। एक्विट का मतलब क्या होता है, एक्विट का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त करना, टू मेक समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट, किसी को दोष मुक्त करना, ठीक है। तो एक्विटेड ऑफ द मर्डर मतलब उसके ऊपर से मर्डर का चार्ज हटा दिया गया है, इस सेंटेंस का मतलब है इसके ऊपर से मर्डर का चार्ज हटा दिया गया, ठीक है। शी वाज एक्विटेड ऑफ द मर्डर मतलब उसके ऊपर से चार्ज मर्डर का हटा दिया गया, एक्विट के साथ ऑफ, विक्टिम के साथ भी ऑफ, और यहाँ पे सब के साथ ऑफ आना था, तो चार्ज विद मर्डर होगा। मैं किसके ऊपर करो, is angry with someone, now we are always angry with someone. What is this furniture made of, what honey is made from the essence of flower, she was angry at his rude behavior, ना angry at something, angry with someone, ये आज ही पढ़ाया था, ये उसी पे क्वेश्चन है। अब देखो ये made, this furniture is made of wood, तो इसका मतलब क्या है, अगर फर्नीचर टूट गया तब भी वुड तो बची। इस केस में क्या है, इस केस में ओरिजिनल मटेरियल बाल खत्म हो गए, कैन बी रिडीम्ड, ओरिजिनल मटेरियल वापस मिल सकता है। इसका मतलब बेसिकली इसमें क्या आया है, फिजिकल चेंज आया है ना, इसकी चीज में फिजिकल चेंज आया है। जैसे द वॉलेट इज मेड ऑफ लेदर, तो वॉलेट खराब भी हो गया तो लेदर तो है ना उसमें, तो लेदर आपको तभी भी मिल जाएगा। अच्छा भाई, अब जब आप कहते हैं ये कब होता है, जब आप मेड ऑफ की बात करते हैं,
अब मेड फ्रॉम में क्या होता है, जैसे आपने कहा हनी इज मेड फ्रॉम दी एसेंस ऑफ फ्लावर्स। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें याद रखिए ओरिजिनल मटेरियल कैन नॉट बी रिडीम्ड, क्योंकि इसमें केमिकल चेंज आ जाता है। ठीक है, अब आपने हनी से आप फ्लावर्स तो नहीं बना सकते ना दोबारा, फ्लावर से हनी बन गया एक बार, रिवर्स नहीं हो सकता ये प्रोसेस, केमिकल चेंज हो गया। या फिर मान लीजिए आपने कहा कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, इस बार तो नहीं बन सकता। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल चेंज है और यहाँ पे केमिकल चेंज है, ये डिफरेंस है किसमें, फ्रॉम में और ऑफ में। अच्छा, अब जब आप कहते हैं मेड इन बेसिकली आप प्लेस के लिए यूज करते हैं, मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन इंडिया। जब आप कहते हैं मेड विद, तो मेड विद आप इमोशंस के लिए यूज करते हैं एक तो, और दूसरा यूज करते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डिश। जब आप किसी डिश के इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स का मतलब है कि उस डिश में क्या क्या पड़ा हुआ है, किस किस चीज से वो डिश बनी है। जैसे मैं कहूं a dish was made with coriander, garlic and onion। तो जो डिश है वो किससे बनी हुई थी, धनिया से, लहसुन से और प्याज से, ये बता रहे। तो मेड विद का इस्तेमाल करेंगे जब आप इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिश बताएंगे, या अपने इमोशंस कहा, जैसे she made it with love, ये प्यार से बना है, तो मेड विद लव इस तरीके से कहना चाह रहा है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ए। खत्म हो गया, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा प्रीपोजिशन कितनी टेढ़ी थे पढ़ के, सारा रीडिंग बेस्ड है, रीडिंग नहीं करोगे तो नहीं होगा। आज दिखा चुका हूँ, आज भी नहीं समझे तो एग्जाम में फिर समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन, शी ऑलवेज प्रमोट्स बिटवीन नहीं अमंग, क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं तो इट हैज टू बी, दो से ज्यादा के लिए आप अमंग का इस्तेमाल करते हैं, बिटवीन और टू होता है। द चिल्ड्रन, सो वी आर ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट आई एम सीनियर, तो सीनियर के साथ हमेशा टू आता है, ये बात मैंने आपको एडजेक्टिव में बताई थी, सीनियर, जूनियर, प्रायर ऐसे यूज। लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ, तो टेक केयर ऑफ कहना चाह रहा हूं। वी लुक्ड फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, तो वी लुक्ड फॉर द थीफ, तो आंसर हो जाएगा इन्वॉल्वड और इन। टू यू, वी आर ऑलवेज ऑब्लाइज्ड टू समवन। ठीक है, नेक्स्ट, राइट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता, या तो आप लिखते हैं इन स्पाइट ऑफ, या फिर लिखते हैं डिस्पाइट, इसके साथ ऑफ लगता नहीं है, उसके साथ से हटता नहीं है। शी ऑर्डर्ड हर असिस्टेंट, हर असिस्टेंट, तो ऑर्डर के साथ मैंने बताया था टू नहीं आएगा अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट कोई पर्सन है। आई थिंक दैट देयर हैज, आई थिंक दैट देयर हैज बीन सम मिसकम्युनिकेशन बिटवीन, बिटवीन है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगता है, जान चुके हैं आप पहले भी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिटवीन हिम एंड हर, तो आंसर हो जाएगा सी। हर कजिन होम शी लव्ड अ लॉट डाइड, फ्रॉम भी कह सकते हो, ऑफ भी कह सकते हो, क्योंकि डीसी से ऑफ ज्यादा बढ़िया रहेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई ना प्रीपोजिशन से रिलेटेड जितनी सारी चीजें थी वो भी आपने कर ली, पर क्वेश्चन आपसे नहीं बने। दो तरीका वही है, कोई तरीका और दूसरा नहीं है कि आप रीडिंग लगा लीजिए, एक रीडिंग है एकमात्र जो आपको बचा सकती है, नहीं तो भाई नहीं होगा। तो मैं पहली क्लास में भी इतना जोर इसलिए रीडिंग पे दिया था, एटलीस्ट 10 बुक्स विद एनालिसिस आपको खत्म करनी है बिफोर एनडीए एग्जाम, और वो 10 बुक्स आपके कोर्स की नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपने खुद को धोखा दे दिया। ठीक है, तो ये अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करेंगे तो और भी अच्छी बात है, कोई और सिलेक्ट हो जाएगा, वैसे भी सीट ज्यादा नहीं है, खाली कोई सीट रहती नहीं है। इस 10 बुक्स विद एनालिसिस आपको खत्म करनी है बिफोर एनडीए एग्जाम, और वो 10 बुक्स आपके कोर्स की नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपने खुद को धोखा दे दिया। ठीक है, तो ये अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करेंगे तो और भी अच्छी बात है, कोई और सिलेक्ट हो जाएगा।